Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। दीपावली से पहले 124 पुलिस कर्मचारियों को मिली नए भवन की सौगात। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने उप निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक को दीपावली की सौगात दी है। अधिकारियों द्वारा 124 कर्मचारियों को नए शासकीय आवासों का आवंटन लॉटरी पद्धति से आज पुलिस सामुदायिक भवन पुलिस लाइन में किया गया। इस दौरान डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी विवेक लाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान तकरीबन 124 अधिकारियों और कर्मचारियों को नए शासकीय भवन का आवंटन किया गया है। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि नवनिर्मित भवनों के आवंटन के लिए एक छानबीन कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी द्वारा आए हुए सभी आवेदनों के संबंध में परीक्षण किया गया। इसके बाद पात्र लोगों के नामों का चयन कर कल एक सूची पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जारी की गई थी। बताया गया कि इस सूची में 24 उप निरीक्षक और एएसआई स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 100 आरक्षक और प्रधान आरक्षक शामिल हैं। बताया गया कि सूची में कुछ त्रुटियों के चलते इस बार भवन आवंटन की सूची देरी से जारी हुई है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा 124 कर्मचारियों को दीपावली पर नवनिर्मित भवनों की सौगात दी गई है। सामुदायिक भवन में मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारियों के चेहरे में खुशियां नजर आई। हम आपको बता दें कि ये कर्मचारी और अधिकारी किराए के भवनों में रहते हुए, जिसके चलते ड्यूटी के दौरान इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भवन आवंटन की शुरुआत एक लाडली से पर्ची निकाल कर कराई गई। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें हमारे डीआईजी साहब के द्वारा छानबीन समिति बनाई गई थी। आवेदनों के अनुसार उनका क्रम निर्धारित करते हुए आज एनजीओ के 24 और ओआर के 96 क्वार्टरों का अलॉटमेंट होना है। तो ये हमारे इतने कर्मचारियों को आज के इतने आवास मिल जाएंगे, तो उसका आवंटन उनके समक्ष होना है। इसके संबंध में आज कार्रवाई जारी है। क्या आप किस प्रक्रिया के तहत सर अलॉटमेंट होगा? ये अपने अपने नाम की वो चिट उठाएंगे और जिसको जो मकान क्रमांक सीरियल क्रमांक प्राप्त होगा वो उसे दे दिया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल बना एक बार फिर रण का मैदान। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। ब्लड को लेकर हुआ था विवाद। सीएमओ कार्यालय के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने की मरीज के परिजन से जमकर मारपीट। चिल्लाता रहा मरीज की हार्ट का पेशेंट हूँ, फिर भी नहीं रुके सुरक्षा कर्मी, करते रहे मारपीट। बता दें कि एक युवक ने अपने मरीज को भर्ती कराया था, जिसमें ब्लड की आवश्यकता के चलते उसने विंध्य हॉस्पिटल से ब्लड की व्यवस्था की थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने ब्लड लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम बाहर से ब्लड नहीं लेते हैं, जबकि रात होने की वजह से उसने विंध्य हॉस्पिटल से ब्लड लिया था, जिसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई और गाली गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई, जहाँ मरीज के परिजनों को पकड़कर आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय के अंदर मारपीट करना शुरू कर दिया। लात घूंसों की हुई बरसात के बाद अस्पताल प्रबंधन इतने पे ही नहीं रुका, फिर उसके बाद उन्होंने अमैया थाने को सूचना दी, जिसके बाद मरीज के परिजनों को थाने में भिजवा दिया गया। वहीं इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पूर्व भी इन सुरक्षा कर्मियों ने मरीज के परिजनों के साथ इसी तरह जमकर मारपीट की थी। आए दिन इनके खिलाफ कई शिकायतें आती हैं, परंतु अस्पताल प्रबंधन कार्रवाई करने के बजाय इनको बढ़ावा दे रखा है, या यूँ कहें कि प्राइवेट गुंडे पाल रखे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अस्पताल प्रबंधन कार्रवाई करता है या फिर जांच की बात कहकर मामले को दबाने का प्रयास करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होते ही अस्पताल की सुरक्षा कंपनी का सच सामने आया है। सुरक्षा गार्डों पर अब एफआईआर की मांग होने लगी है। सुरक्षा गार्डों ने अटेंडरों से मारपीट कर उल्टा दर्ज कराई थी शिकायत। अब वीडियो ने सुरक्षा गार्ड की खोल दी है पोल। बता दें कि विंध्य का सबसे बड़ा संजय गांधी अस्पताल इन दोनों उपचार व्यवस्थाओं को लेकर नहीं, बल्कि मारपीट जैसी घटनाओं को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कंपनी के गार्ड गुंडागर्दी पर किस तरह आमदा रहते हैं, इसका नजारा वायरल हुए वीडियो से लगाया जा सकता है। बता दें कि इसमें सीएमओ अलख प्रकाश पांडे के सामने ये सारी गुंडागर्दी चलती रही और उनकी शय पर ये सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया है।
उसका सिर्फ यही आवेदन है कि सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाए तथा जिला प्रशासन इस पर स्वयं कार्रवाई करे, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ दोबारा से ऐसी घटनाएं न घटे। ये क्या मामला क्या था ये? मामला ऐसा हुआ कि कल शाम को मेरे जो व्यक्ति वहाँ पे भर्ती है उसके परिजनों ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे ब्लड की समस्या हो रही है। तो मैंने उनसे जानकारी ली कि किस प्रकार की समस्या हो रही है आपको, आप लोग बताएं। तो उन्होंने बताया कि हमसे ये बाहर से ब्लड मांग रहे हैं और जबकि अस्पताल में रिप्लेस के लिए भी बोल रहे हैं। तो रिप्लेस में तैयार नहीं हो रहे थे कि मैं रिप्लेस लूँगा, बोले बाहर से ब्लड लेके आइए। जब वो विंध्या मेडिकल से ब्लड लेके आया तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये विंध्या का कोई भी ब्लड यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? वो बताया कि ये हाइजेनिक नहीं है। बस मेरी सीएमओ साहब से यही मैं बोल रहा था कि आप या तो ब्लैक लिस्टेड करिए, ऐसे जो भी जहाँ से आप ब्लड नहीं चाहते हैं तो उनको आप ब्लैक लिस्टेड कर दो। उन्होंने बोला कलेक्टर साहब को बताओ। तो मैंने बोला भाई कलेक्टर साहब को आप लिखेंगे तब ना वो मान्य होगा, नहीं तो आम नागरिक के बोलने से थोड़ी कलेक्टर साहब किसी भी हॉस्पिटल को ब्लैक कर देंगे। अस्पताल प्रशासन, कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी सब ने उसको मान्यता दे रखी है विंध्या को जी ब्लड बैंक बनाने के लिए, तो फिर क्यों ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, तो मैं यही था कि यदि उनकी कुछ गड़बड़ी है तो वो उस चीज़ को बैन करें, वहाँ से ब्लड न मंगाएं। और जब उस व्यक्ति ने वहाँ से ब्लड खरीद लिया और फिर वो आप उसको नहीं चढ़ा रहे हो तो आखिर वो ब्लड क्या करेगा? उसने फेंकने के लिए तैयार है। तब उसने बोला कि भैया अब रिप्लेस के लिए कोई बंदा लेके आइए। लेके गए तो ये हुआ कि भाई ये वाला ब्लड क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? तो बोले चलिए सीएमओ साहब से बात करिए। सीएमओ साहब से जब बात करने गया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कमरा बंद किया और वहीं सीएमओ साहब के साथ मेरे साथ अभद्रता करी। जो मेरे साथ में लोग थे उनके साथ अभद्रता करी। मैं उनके लात घूंसों से पिटाई की गई, तो किस लिए इतनी बुरी तरह से मारा गया ये बताया है आपको? नहीं, कोई आरोप नहीं था और ना उन्होंने ये बताया कि किस लिए। बस इस बात पे मार हुई कि मैंने ये बोला कि विंध्या को आप ब्लैक लिस्टेड करिए। यदि आपको विंध्या का ब्लड नहीं चाहिए तो विंध्या को आप बैन कर दीजिए, आप यहाँ पे लिखवा दीजिए। तो बोले ये सब मेरा काम नहीं है। इतने में ही गार्ड वो जो मेरे साथ एक व्यक्ति था तो फोटो वीडियो बना रहा था तो उसको पकड़ के उससे लड़ने लगा। मैं बीच बचाव में गया कि भैया इसको मत मारो। इतने में वो मेरे साथ भी अभद्रता करने लगे। अभी मैं ये चाहता हूं कि उन जो गार्ड हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उनको तत्काल वहां से हटाया जाए। हाँ, सीएमओ कार्यालय के अंदर सीएमओ की उपस्थिति में मारपीट की, क्या सीएमओ ने आपको बचाने का प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं किसी ने नहीं। जब तक मैं उनसे बोलता रहा कि देखिए ऐसा मत करिए, बस करिए, आप लोगों को ये नहीं। हाँ, तो मना भी किया था, नहीं मान रहे थे वो लोग। घटना ये है कि पहले तो रात में सूचना प्राप्त हुई थी, वहीं डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि 2 व्यक्ति आए हैं यहाँ पे जिनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, दोनों व्यक्तियों को थाने ले आई थी, उन पर कार्रवाई की गई। अब आज सुबह ये वीडियो वायरल हुआ है जिसपे उन लोगों के साथ मारपीट करते हुए कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं। तो वीडियो आने के बाद फरियादी को फिर से थाने बुलाया गया है, उनसे डिटेल में आवेदन लिया जा रहा है। जिस हिसाब से वो आवेदन देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसमें देखते हुए और सीएमओ कार्यालय के अंदर सीएमओ की मौजूदगी में मारपीट कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे? गार्डों के लिए तो एक पत्र लिखा जा रहा है कि वहाँ भी जो ऐसे गार्ड हैं जो पुराने हो चुके हैं और जिनके लगातार शिकायतें आती हैं उन पर कार्रवाई की जाए। साथ में सीएमओ की संलिप्तता और अन्य लोग जो वहाँ पे थे उन सब की विस्तृत जांच होगी आवेदन पर से। इनका कुछ ब्लड की कमी की वजह से जो भी विवाद हुआ था वो स्टार्ट हुआ था और विवाद ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण हाथापाई की नौबत आ गई थी। 8 वर्ष से साधु के वेश में छिपा था बैंक घोटाले का आरोपी सीआईडी ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित जिला सहकारी बैंक रीवा के डभौरा में 20 करोड़ के सैंडविच घोटाले के फरार एक आरोपी को सीआईडी ने धर दबोचा है। आरोपी फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होने के बाद से साधु का वेश धारण कर पिछले 8 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसपी नवनीत भसीन ने सीआईडी को पकड़ने के निर्देश दिए थे। फर्जीवाड़े का आरोपी कथित साधु सैंडविच घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा का सगा रिश्तेदार यानी चाचा बताया जा रहा है। इसके पूर्व तक अभी 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में केंद्रीय सहकारी बैंक रीवा में सीबीएस सिस्टम लागू होने पर 20 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 67 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 बैंक महाप्रबंधकों के साथ कई शाखा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पूरे घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक डबौरा सहकारी बैंक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया था। पहली एफआईआर डबौरा थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामला सीआईडी को सौंपा गया था। मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों व अन्य के नाम करोड़ों की राशि ट्रांसफर की थी, जिसमें उसका सगा चाचा आरोपी अभय मिश्रा भी शामिल था। मामला सामने आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी साधु का वेश धारण कर अपनी पत्नी के साथ रीवा के डोंगरा हनुमान मंदिर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रह रहा था, जिसमें सीआईडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी के उप पुलिस अधीक्षक असलम खान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। हम आपको बता दें कि इसी मामले में पूर्व एसडीओपी डबौरा रहे डीएसपी सुजीत वरकड़े और पनवार थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो अब जमानत पर बाहर है। प्रस्तुत है आरोपी अभय मिश्रा एवं डीएसपी सीआईडी असलम खान से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है पंडित जी आपका? अभय कुमार मिश्रा। मामला लाया गया है, एक भतीज हमारा बैंक में था, पहले भाई थे, भाई जब ख़त्म हो गए तो भतीज का पद मिल गया उसको। तो वो संडील घोटाला बता था कहीं जब सन 15 में पता चली कि हमारो नाम दर्ज जोड़े है, हमारे खाता में रुपया ना आए है, हम न दस्खत बना न नहीं कोई, बस भगवान की सेवा में। हाँ, ये आपका कहना सही है। अभय कुमार मिश्रा, पिता रामाश्रय प्रसाद मिश्रा, 68 साल का व्यक्ति है, दोंदर क्षेत्र पनवार का रहने वाला है। ये सैंडरीज घोटाला क्राइम नंबर 12/15 का मुख्य अभियुक्त रामकृष्ण मिश्रा का सगा चाचा है। यह करीब 8 वर्ष से फरार था और ये सैंडरीज घोटाला करीब 16 करोड़ 54 लाख रुपए का है। यह प्रकरण जो है तो मार्च 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था और इसके खाते में इस लगभग 30 लाख रुपए सैंडरीज घोटाले की राशि आई हुई है। यह घटना के बाद से लगातार फरार हो गया था और इसकी सूचनाएं जो हैं तो करियाकोट जंगल के मंदिर में तत्कालीन समय में मिली थी, लेकिन ये चूँकि वो वीरान जगह में मंदिर था तो पुलिस की दबी सबिस जब पड़ती थी तो दूर से पता चल जाता था, तो ये निकल जाता था। उसके बाद जो है तो इसका चित्रकूट में भी लोकेशन मिला, तो चित्रकूट में भी पंपलेट वगैरह तत्कालीन समय में सीआईडी द्वारा लगवाए गए थे और तलाश की गई थी, नहीं मिला था। विगत दिवस 21/9/22 को एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने विशेष इंटरेस्ट लेके गबन मामलों की बैठक की थी। कलेक्टर साहब सहकारी बैंक के प्रशासक भी हैं। 21/9/22 को जब मीटिंग हुई तो ये फरार आरोपियों के बारे में विशेष चर्चा हुई। उसके बाद दिशा निर्देश जिला बल को भी और सीआईडी के लिए भी जारी हुए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के सोर्सेस से इसका लोकेशन जो है तो डोंगरा मंदिर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में मिलने की सूचना पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई अपने सोर्सेस से। मेरे द्वारा वहां मुखबिर वगैरह लगाए गए, जिसके कारण अभय मिश्रा की गिरफ्तारी कल दिनांक 13/14/10/22 को रात में 7 बजे संभव हो सकी है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। मेरे प्रकरण में 12/15 में 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वर्तमान में 3 फरार हैं, जिनकी सजगता से तलाश की जा रही है और नियरेस्ट समय पर ये इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को काले दिवस के रूप में मनाएगा विंध्य संग्राम परिषद। 1 नवंबर 1956 में हुआ था विंध्य प्रदेश का विलय। आपको बता दें कि विंध्य संग्राम परिषद एवं विंध्य युद्ध ब्रिगेड की आवश्यक बैठक की गई, जो समान तिराहा रीवा में परिषद के प्रदेश प्रमुख मुनीन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 1 नवंबर को काला दिवस मनाए जाने हेतु तैयारी पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। ज्ञात हो कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विंध्य विलय दिवस 1 नवंबर 1956 की याद में विंध्य संग्राम परिषद द्वारा समूचे विंध्य क्षेत्र में काले दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसकी तैयारी के लिए आज की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में परिषद के प्रदेश महासचिव सिद्धनाथ पांडे, परिषद के जिला एवं शहर कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा दादू, विंध्य युद्ध ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी एवं जिला सचिव शिवम विश्वकर्मा,
उपाध्यक्ष अभिषेक सोंधिया, परिषद के प्रदेश कमेटी सदस्य भारत चौधरी, इंडिया विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र पांडे, विंध्य किसान यूनियन के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, यूथ ब्रिगेड के सह सचिव राम जतन कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता एवं अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है मुनेंद्र तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर विंध्य संग्राम परिषद द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है, क्या विषय है इसका? अभी 4 अप्रैल 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 के दिन विंध्य प्रदेश राज्य को तोड़ दिया गया। अब हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र के अंदर हमारा ये राज्य टूट जाने के बाद, रीवा राजधानी टूट जाने के बाद, हम आंकड़े के साथ कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर नौजवान हमारे विंध्य का मौत को गले लगा चुका है, सल्फास खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर चुका है। लाखों लाख नौजवान भारत के कोने कोने में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से इतना त्रस्त होकर और प्लेट और कप धोने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसी हालत में यदि हमारा विंध्य प्रदेश राज्य नहीं टूटा होता और ये राजधानी रीवा नहीं टूटी होती, कितनी फैक्ट्रियां, कितने रोजगार सृजन होते। और न केवल हमारे विंध्य का तो एक नौजवान बेरोजगार नहीं होता, हमारे यहाँ का किसान परेशान नहीं होता। हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा कोयला, हमारे लोहे से पूरा मध्य प्रदेश चलता है। और रूपरेखा होगी आंदोलन की? अब काला दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। 1 नवंबर को भारी भरकम भीड़ वहाँ इकट्ठे होने जा रही गंगा वाटिका के अंदर। हम रैली निकालेंगे, हम विरोध मनाएंगे और विरोध के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन, उग्र आंदोलन भी विंध्य प्रदेश के लिए करने के लिए तैयार होंगे। मैं मुनींद्र तिवारी हूँ, विंध्य संग्राम परिषद का प्रदेश प्रमुख हूँ और हमारे तमाम साथियों ने आज बैठक में तय किया है कि 1 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। और रीवा में नशा मुक्ति एवं हेलमेट अभियान को लेकर रॉयल राजपूत संगठन ने शिल्पी प्लाजा चौकी से वाहन रैली निकाली। इस वाहन रैली को रीवा एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने हरी झंडी दिखाई और रैली को किया गया रवाना। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इन दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट अभियान व नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में आज सामाजिक संगठन रॉयल राजपूत संगठन ने भी आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि पूरे जिले में सीएम के निर्देश पर नशा मुक्ति और हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रॉयल राजपूत संगठन द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये आज बाइक रैली निकाली गई है, वर्तमान में जो 2 महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं, उसमें नशा मुक्ति और हेलमेट लगाना, दोनों को आज देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठन इस प्रकार से आगे आ रहे हैं जागरूकता के प्रचार में। उसी क्रम में आज राजपूत रॉयल संगठन ने भी एक रैली का आयोजन किया है। इसमें नशा मुक्ति को लेकर शपथ ली गई, जागरूकता के लिए प्रयास करने की बात कही गई। साथ ही साथ हेलमेट के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए विभिन्न वाहनों पर स्वयं हेलमेट लगाकर आज ये टीम आगे आई है। और इस प्रकार सभी सोसाइटी के वर्ग हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं नशा मुक्ति को और हेलमेट को। इससे काफ़ी सफलता रीवा पुलिस को मिल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।